वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जनरल बैक्टीरियोलॉजी बता दें कहाँ से करनी है। प्लीज़ यूज़ लेविंसन, दिस इज़ माई लेविंसन। ठीक है, आप लोगों ने लेविंसन से करनी है। बाकी शॉर्ट बुक्स बाद में यूज़ करो, लेकिन अभी साल के शुरू में टाइम है आपके पास कि अच्छी बुक्स पढ़ने का, एंड प्लीज़ डू यूटिलाइज दिस टाइम। ठीक है, और आई वुड से बैक्टीरियोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ से कर लो, बाकी शॉर्ट बुक चलेगी सिर्फ अनइम्पॉर्टेंट वन के लिए या आखिर में रिवाइज करना है। ठीक है, एंड वंस यू गेट डन विद द क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी तो आपके लिए बेसिक हलवा होगी, तो इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अब फॉर नाउ आपको बहुत अजीब लग रही होगी कि ये क्या है और हमसे की नहीं जा रही। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का जो है ना, इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको इनके सबके डिफरेंसेस आने चाहिए। हमारे पेपर में आया हुआ था फंजाई का आया हुआ था और आई गेस बैक्टीरिया का आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन फंजाई के साथ किसी का डिफरेंस आया हुआ था। ठीक है, एंड देन अगेन द स्टेबल। यू हैव टू रिमेंबर द थंब रूल के लेविंसन के जो भी टेबल्स होंगे ना वो आपने नहीं छोड़ने, और ये पर्ल्स नहीं छोड़ने। ठीक है, ये आपने इनको एक दफ़ा से पढ़ना है। एंड ऑलवेज डू दी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, दे हेल्प यू अ लॉट टू क्लियर कॉन्सेप्ट्स। एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स में आपने ना, I will explain all these highlighted points but in another video. For now I am not explaining them. ठीक है, I am just giving the general guidelines. ठीक है, आपने इसमें से क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वाला टेबल भी करना है। फिर आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन है चाहिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, कि ये चीज़ है, और आई एम शोइंग तो मैंने खुद लिखा है। ठीक है, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर ले लो। ठीक है, ये आपको आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू डू दिस फिगर 2.4, ये पेपर में ड्रॉ करने के लिए भी आ जाती होती है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दिस। ठीक है, आपको टेबल 2.3 भी करना है, एंड देन सारे ना टेबल्स वगैरह तो करने ही करने हैं। अच्छा, लास्ट में टॉपिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू read this and get the concept. Again you can read this table 2.4. अच्छा, ये वाला बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि स्पोर्ट्स का। ठीक हो गया, स्पोर्ट्स का क्या होता है कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट, और उनको फिर हम क्या करते हैं, किस टेम्परेचर पे किल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन दीज पर्ल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द ग्रोथ चैप्टर, ये सारा करना है, ये पेपर में फिगर ड्रॉ करने के लिए भी आती है। ठीक है, उसके बाद पल्स पढ़ लो। जेनेटिक्स में से म्यूटेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको म्यूटेशंस की टाइप पता नहीं, वही तो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको कॉन्जुगेशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसडक्शन क्या होती है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी डेफिनेशंस आती हैं, एग्जांपल्स भी पूछ रहे होते हैं। ठीक है, यू रियली नीड टू नो दिस थिंग। ठीक है, समझ आ रही है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरिया सेल्स, कॉन्जुगेशन क्या होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सबके डिफरेंसेस आने चाहिए। एंड अगेन पल्स कर लो एंड डू द सेल्फ असेसमेंट इफ़ पॉसिबल। और फिर उसके बाद ये अभी नहीं आती, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट इतनी कोई। ह्यूमन माइक्रोब में ना यू रियली नीड टू नो कि हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा है ना उसके कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और मेडिकली इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेशक टेबल 6.1 को पढ़ लो, लेकिन 6.2 को तो याद कर लेना प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद पैथोजीनेसिस में एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, व्हाट इज़ वेरुलेंस। वेरुलेंस की डेफिनेशन आती है, एंड यू रियली नीड टू नो कि अगर किसी की लो LDF है तो उसका क्या मतलब है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। एंड देन table is really important. What are the features and differences between exotoxins and endotoxins? Endo और exo में क्या difference है, figure 7.1 भी करनी है। and then you have to do table 7.11, really important, and then again table 7.12। ठीक हो गया, ये मार्क भी साथ साथ करते जाओ और इन्हीं को कर लो, you are good to go। Please do this figure 7.5। moving on to the next chapter, पल्स पढ़ने हैं प्लीज़, हर चैप्टर के साथ साथ पढ़ने हैं। होस्ट डिफेंसेस में से कुछ एसेट्स नहीं करना। देन वी हैव द लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में ना यू हैव टू डू दिस पार्ट। ठीक है, हो गया, इसके लिए कौन सा एगार यूज़ हो रहा होता है, जस्ट गिव इट अ रीड। अभी के लिए बेशक याद ना और रट्टा लगे, लेकिन विद टाइम यू विल गेट टू नो। एंटी बैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग्स का ना आपने पढ़ा होगा, वही फार्मा वाला आपने जो पढ़ा होगा ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस
अभी फार्मा में पढ़ोगे तो ये वाला पार्ट आराम से हो जाएगा, इसके लिए आपको मतलब अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, यस, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंट ड्रग्स, ये वही आप पढ़ोगे उसमें फार्मा में, यू आर गुड टू गो। देन और बैक्टीरियल वैक्सीन्स ना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए किसमें वैक्सीन लेते हैं, इसको बेशक ये टेबल 12.1 है ना, एक दफ़ा पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद लाइक यू शुड नो कि किस में टॉक्साइड किस में यूज़ हो रही होती है, वीक वाली किस में यूज़ हो रही होती है। इम्यूनिटी वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें भी कवर हो जाता होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक हो गया। आपको इसकी डेफिनेशन सारी आनी चाहिए, ठीक हो गया। स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ होती है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, डिसइंफेक्शन क्या होती है, ठीक हो गया। एंड देन यू रियली नीड टू नो ये वाला टेबल, ठीक हो गया, कि जो हमारे पास सेथोस्कोप है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करें, जिस तरह 70% एथेनॉल आ रही है, बर्न वाउंड के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, और एंडोस्कोप को क्या करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर, और फिर बताना चाहिए कि केमिकल एजेंट्स कौन कौन से, ये टेबल 13.2 कर लोगे ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। और आपको ना एक दफ़ा पता होना चाहिए कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नॉट टू मच, लेकिन पता होना चाहिए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। हीट वाला कि पेस्चराइजेशन क्या चीज़ होती है, फ्लैश पेस्चराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एंड स्पोर्ट्स क्या होती है, ऑटोक्लेव क्या होता है, ठीक हो गया। स्पोर्ट्स के आते हैं हमेशा 121 डिग्री सेल्सियस पे किल होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ, लेट मी हाईलाइटेड, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया था, सी ये दिस, ठीक हो गया। 15 to 20 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव होता है, 121 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, और ये प्रेशर होता है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आता होता है, ठीक हो गया। और एक दफ़ा इसको भी सारा पढ़ लेना, सही हो गया। आई वुड से आपने ये वाला सारा स्टाइल दिया, ऑटोक्लेव क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, ये अच्छे से करो, ठीक हो गया। ये वाला टेबल अच्छे से करो, और उसके बाद स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ होती है ये सब करो। इफ़ यू गाइस वांट तो मैं इस पर भी अलग वीडियो बना देती हूँ कि किस मतलब सारे बता देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसको एक दफ़ा खुद रीड दे लो, समझ आ जाएगी। जो मैंने सिर्फ टेबल्स और फिगर्स कहना उनको कर लो, बहुत काफ़ी होंगे अभी के लिए। सो दिस इज़ अ सरप्राइज फॉर एवरीवन हु हैव वॉच्ड द कंप्लीट वीडियो। अच्छा, जो आपका टेस्ट है 13 मार्च को ना, कुछ बच्चों का है, तो उसके लिए पता है क्या करना है, आपके हैक बता रही हूँ क्या क्या टेस्ट में आएगा, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसी में से आपका 80% एटलीस्ट टेस्ट आएगा। सबसे पहले आपने डिफरेंस कर लेना, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वाला, ठीक हो गया। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ आना चाहिए। फिर आपको एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे आगे आते जाओ तो आपको ना नॉर्मल फ्लोरा का भी पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर आपको ना पता होना चाहिए कि कौन कौन से मीडियाज़ होते हैं, मतलब मीडियाज़ नहीं, सॉरी, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ग्राम स्टेन नहीं होते लेकिन उनकी डिफरेंट स्टेनिंग होती है। जिस तरह के टीबी के लिए एल्जामीडिया आता है, ठीक है। कुछ होते हैं जो माइकोप्लाज्मा वो स्टेन ही नहीं करता क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती नहीं जिससे स्टेन करना होता है, ठीक है। इस तरह का जो बताया हुआ है ना, और जिस तरह सिफिल्स वाला है, ठीक हो गया, उसमें भी नहीं होता, उसमें हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते, ग्राम स्टेन नहीं करता। जो टेबल है ना, जो नॉर्मली ग्राम स्टेन नहीं करते बैक्टीरिया, वो वाला टेबल आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ वाला ग्राफ बहुत अच्छा आना चाहिए। फिर आपको ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, गेस 3 होते हैं ना, वो पता होना चाहिए कि ट्रांसडक्शन कैसे होती है और फिर कॉन्जुगेशन कैसे हो रही होती है, और एक और टी से होता है, मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मतलब बेसिकली जो बैक्टीरिया का पार्ट वो होता है ना, फैक्टर्स, वो किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं वायरसेस के थ्रू, कब वो कैसे हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कैसे उसका वो जा रहा होता है ना, क्या कहते हैं, पैथोजन, ठीक हो गया, या जीन्स कह सकते हो, सॉरी जीन्स कहेंगे। फिर उसके बाद आप आगे आओ तो स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन में आपको ना डेफिनेशन आनी चाहिए। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, स्पोर्स किस टेम्परेचर पे किल होते हैं और कैसे किल होते हैं, ऑटोक्लेव से होती है, ठीक है। ऑटोक्लेव की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि एरोब्स कौन से होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नाम पढ़ लेना एक दफ़ा, ठीक है। मे बी ये वाली चीज़ आ सकती है, लेकिन वो आएंगे सारी डेफिनेशंस। फ्लैश पेस्चराइजेशन क्या होती है, पेस्चराइजेशन क्या होती है, ठीक है, उनके टेम्परेचर्स आने चाहिए। ये चीज़ें कर लोगे ना और आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। MCQs भी हो जाएंगे, SCQs भी हो जाएंगे। और ना वो भी याद रखने के एंडोस्कोप के लिए कौन सा वो एक यूज़ कर रहे होते हैं डिसइंफेक्टेंट, या कौन सा मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। बर्न वाउंड्स के लिए क्या हो रहा होता है, वैक्सीन्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, इंट्रावीनस सोल्यूशंस को
स्टेरिलाइज करने के लिए क्या यूज़ हो रहा होता है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको एंटीसेप्टिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। डिसइंफेक्शन क्या होती है और एक स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना, ठीक हो गया। ये सब पता होना चाहिए आपको।